press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंचल धायर यानी एडी सर फिर से एक बार एएमएस एकेडमी में आपके सामने हूं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लेकर। पिछले लेक्चर को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट। देन हम पिछले लेक्चर के आगे से कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। पिछले लेक्चर में वो हमने खत्म किया था इंडक्शन पे। वहां पर एक छोटा सा डाउट था, छोटा सा कह लीजिए लेकिन बड़ा ही शानदार डाउट था, जो मेरे ही एक सब्सक्राइबर या मेरे एक स्टूडेंट अरमान बलवदा ने पूछा था। तो अरमान, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप किसी भी बॉडी को, पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, डाउट क्लियर कर देता हूं कि डाउट क्या था, कि जब भी कोई कंडक्टिंग बॉडी को हम चार्ज देते हैं और किसी दूसरी बॉडी के पास लेकर जाते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है लेकिन है वो भी कंडक्टर, तो उसका जो चार्ज है, इस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस हिस्से पर इकट्ठा कर लेगा अपनी अट्रैक्शन से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो गया। कंफ्यूजन नंबर 1, मैंने कहा सारा पॉजिटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो गया। आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये प्रोटॉन्स है। बिल्कुल नहीं, ये प्रोटॉन्स नहीं है। प्रोटॉन्स को अपनी जगह से हम नहीं हिला सकते बगैर न्यूक्लियर रिएक्शंस के। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए तो पीछे जो खाली जगह बच गई, जो पीछे पॉजिटिव जगह बच गई, ये वो है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, कोई पार्टिकल नहीं है, राइट। जब मैं इसको अर्थ से जोड़ता हूं तब आता है कंफ्यूजन नंबर 2। जब मैंने इसको अर्थिंग किया, अर्थ से जोड़ा, तो आपको लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, जैसा कि मैंने भी कहा था पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन्स अर्थ में चले गए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने इसे अर्थ से जोड़ा, अर्थ से क्या होता है, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं, और ये आपका इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है। बॉडी के पास बच जाता है एक्सेस नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, थैंक यू अरमान फॉर दिस ब्यूटीफुल डाउट। इससे आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो आपका जो अगला टॉपिक है, ये हमारे पास आ जाता है, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख लेता हूं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों की ये भी शिकायत आई थी कि सर थोड़ा सा बोर्ड क्लियर नहीं है और थोड़ा बड़ा लिखें, तो उसको भी अपन यहां पे क्योरिफाई करते हैं। इफेक्ट ऑन मास ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, क्या उसके मास पर कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, या तो आप उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या आप उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, राइट। तो जब आप किसी बॉडी को, क्वेश्चन आया हुआ है इसका कंपटीशन के अंदर कि अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी फील्स हेवियर, लाइटर और सेम। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसा महसूस करती है, भारी, हल्का, या वैसा का वैसा ही? तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो आपने क्या किया है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो वो हल्की हो जाएगी। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो ये क्वेश्चन अब कितना बढ़ जाता है या कितना घट जाता है, उसके लिए मैं आपको क्लियर करूं। यहां पे मान लीजिए मास के चेंज को हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एम से। ये डेल्टा एम क्या है? चेंज इन मास ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। एक बॉडी का चार्ज बॉडी के मास में जो चेंज आया है, ये वो है, ठीक है। ये होता है प्लस माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय एम ई। यहां पे डेल्टा एम चेंज इन मास हो गया, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन आपने उसको दिए या कितने इलेक्ट्रॉन आपने उसमें से लिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं यानी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो प्लस एन इंटू एम ई, और अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज यानी आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो माइनस मतलब मास कम हो गया, माइनस एन इंटू एम ई। इतना एम ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का मास। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता कितना है? हमने इस लेक्चर की शुरुआत में ही डिस्कस किया था। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपका कितना आता है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kgs, राइट। अब बात आती है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया कैसे लगेगा, तो वो आपको जब हम क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पे मैं क्लियर करूंगा। इससे आगे ही आएगा, इसी लेक्चर में आएगा। तो ये क्लियर है कि किसी बॉडी के मास में चेंज कितना होगा? एन इंटू एम ई। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एम ई हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस जब आप बॉडी को नेगेटिव चार्ज देते हैं तो यहां प्लस का साइन आता है। क्यों? क्योंकि मास बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन देने के कारण। और जब आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो यहां माइनस आता है, क्योंकि मास कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के कारण। एम आई क्लियर इनफ? चलो इससे आगे चलते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया, आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत मायने रखता है, राइट। ये हो गया आपके पास इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑन मास ऑफ अ चार्ज बॉडी, कि उसका मास किस तरीके से चेंज होगा। अब बात आती है कि यूनिट एंड डिमेंशंस ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट्स और डायमेंशन पे एक क्वेश्चन कंपटीशन में ले लो तो आता ही आता है, और 12th में आरबीएसई सीबीएसई में तो 110% डायमेंशंस पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक डायमेंशन उठा के पूछ लेते हैं, या दो डायमेंशंस के साथ थोड़ा उलटफेर करके पूछ लेते हैं। डायमेंशंस पे क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, तो उसके लिए हम इसको समझ लेते हैं। डायमेंशन का जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो मैं आप लोगों के साथ डायमेंशन वाले चैप्टर हम 11th पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी जितना आपको यहां समझने के लिए जरूरी है मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। बेटा क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर टोटल 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी क्वांटिटीज होती हैं? 7। ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिससे बाकी सारी बनती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी इस चैप्टर को एक बार के लिए स्किप करके मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होती तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो मेरे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं मैं पहले उनके नाम बता दूं आपको। मास, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एल से। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं? ये तो 3 ही है, ऐसी 7 क्वांटिटीज होती है। बाकी की मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपके काम आएंगी वही अभी डिस्कस कर रहा हूं। वो हम बाकी जो बच गई वो हम लोग जब 11th के सिलेबस में चलेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो मास की होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन डिस्प्लेसमेंट किसमें नापते हो? मीटर्स, किलोमीटर्स, लेंथ की यूनिट है, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी पुत्र? एल, और नीचे टी आ रहा है तो टी की पावर कितनी होगी? t-1। ये एक डायमेंशन निकालने का मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? किसी भी चीज की डायमेंशन उसके फॉर्मूले से इस तरीके से निकाली जा सकती है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर इतनी सारी डायमेंशन है कि सारी आप याद नहीं कर सकते, राइट। तो हम उसमें से बस कुछ 10-12 डायमेंशंस को याद रखें और बाकी डायमेंशन हम उन्हीं डायमेंशन के साथ निकाल सकते हैं। तो आपको जो आपके 12th लेवल के 12th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए जो डायमेंशंस याद होनी चाहिए वो है 4: मास, लेंथ, टाइम और करंट। करंट भी एक बेसिक क्वांटिटीज में आती है, उन 7 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी करंट भी है। 4 आपको याद होनी चाहिए। मास को किससे डिनोट करते हैं? एम से। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एल से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टी से। एंड करंट को किससे डिनोट करते हैं? ए से, राइट। अब मैं आ जाता हूं चार्ज के ऊपर कि चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, राइट। तो अब ये आप लिख लेंगे, है ना, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। तो हम आते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज की डायमेंशन पे जाने से पहले मैं आपको चार्ज के फॉर्मूले पे लेके चलता हूं। सपोज करिए ये एक बॉडी है, इसमें से 1 या 10 सेकंड में मान लेते हैं 10 कूलाम चार्ज यहां से यहां फ्लो करता है। कितने कूलाम चार्ज? 10 कूलाम चार्ज इस एंड से इस एंड तक फ्लो करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसमें करंट कितना फ्लो हुआ, इसमें करंट कितना फ्लो हुआ, तो पुत्र करंट का फॉर्मूला जो हमेशा होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय T। यानी करंट होता है जितना चार्ज फ्लो कर गया डिवाइडेड बाय जितने टाइम में फ्लो कर गया। कितना चार्ज फ्लो किया हमारे एग्जांपल में? 10 कूलाम। कितनी देर में फ्लो किया है? 10 सेकंड में। तो आपका करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो मैं यहां पे जो मेरा मेन फोकस था वो इस पे था। करंट का फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन T। तो बेटा यहां से आपके पास चार्ज का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? वेरी गुड, करंट इनटू टाइम। तो मैं इससे इसकी डायमेंशन निकाल सकता हूं। करंट की डायमेंशन अभी अभी मैंने आपको याद कराई थी, कितनी थी? एम्पियर। टाइम की डायमेंशन कितनी थी? T। तो आपके पास चार्ज की डायमेंशन कितनी बच जाती है? AT, एम्पियर टाइम। राजस्थान बोर्ड के जो शुरुआत के छोटे क्वेश्चंस आते हैं 1-1 नंबर के, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। कई बार आया हुआ है। मिटा दो इसे, आप लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, राइट। ये हो गई डायमेंशन ऑफ चार्ज। फिर आते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज पे। चार्ज की बहुत सारी यूनिट होती हैं। हम लोग शुरू करेंगे 3 यूनिट्स, बेसिक यूनिट MKS से। आपको मैं जिन लोगों को नहीं मालूम बता दूं कि कोई भी यूनिट्स के बेसिक 3 जो आपके होते हैं फॉर्मेट्स होते हैं। एक तो MKS, जिसको आप SI बोलते हैं। कौन सा? MKS, ये SI यूनिट होती है। M stands for मीटर, K stands for किलोग्राम एंड S stands for सेकंड।
एम मीटर, के किलोग्राम और एस सेकेंड। ये यूनिट आपकी कहलाती है एसआई यूनिट, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है, बहुत ज्यादा, जो सब जगह काम में ली जाती है। ठीक है, जब आप मास को, यानी मैंने कहा था ना कि 3 बेसिक एमकेएस, मास, लेंथ और टाइम, उनमें ही ज्यादातर यूनिट्स टूटती हैं, तो ये एमकेएस सिस्टम हो गया। एमकेएस के बाद में दूसरा आता है सीजीएस। अगर आप किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करते टाइम लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को ग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो वो कहलाता है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एमकेएस, ये सीजीएस। और अगर ऐसे ही एक और होता है एफपीएस, जो कि बहुत कम काम में लिया जाता है, बहुत ज्यादा कम, आपके कॉम्पिटिशन में भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सीजीएस और एमकेएस में खेला जाता है ज्यादातर। एफपीएस, फुट पाउंड और सेकंड। जब आप किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट करते टाइम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, की यूनिट को रिप्रेजेंट करते टाइम, लेंथ को फुट में नापते हैं, मास को पाउंड्स में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो वो सिस्टम कहलाता है एफपीएस। तो मैं यहां पर सिर्फ एमकेएस और सीजीएस पर ही फोकस करेंगे हमारी 12th क्लास की फिजिक्स में। यहां पे यूनिट्स ऑफ चार्ज में, तो यूनिट्स में आपको उम्मीद करता हूं कि ये एमकेएस, एफपीएस और ये सारा समझ में आ जाएगा। तो यूनिट्स में स्टैंडर्ड यूनिट में आते हैं। तो बेटा चार्ज का फॉर्मूला क्या था? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। भाई करंट का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का फॉर्मूला करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो उसकी यूनिट कितनी होगी? स्टैंडर्ड यूनिट होगी एम्पियर सेकंड। क्या होगी? एम्पियर सेकंड। और इस एक एम्पियर सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि चार्ज को जिसने डिस्कवर किया था वो था कूलाम, तो हम इसको कई बार कूलाम, कई बार नहीं ज्यादातर कूलाम भी कहते हैं। एम्पियर सेकंड बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? या तो एम्पियर सेकंड कह लेंगे या कूलाम कह लेंगे। ये चार्ज की कौन सी यूनिट होगी बेटे? एसआई या फिर एमकेएस। अब चलते हैं चार्ज की सीजीएस यूनिट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है बाद में, पहले सीजीएस यूनिट को देख लेते हैं कि होती कितनी है। चार्ज की सीजीएस यूनिट यहां तक आपने लिख लिया होगा, लिख लेंगे, मिटा लेता हूं मैं। सीजीएस यूनिट पर चलते हैं चार्ज की। चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसका नाम होता है एक क्या? स्टैट कूलाम। कौन सा कूलाम? स्टैट, सी स्टैंड्स फॉर कूलाम। ठीक है। और एक और नाम होता है इसका फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। तो बेटा चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या हो गई? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर आप उसे स्टैट कूलाम कह सकते हैं, या फिर आप उसे फ्रैंकलिन कह सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? डाउट के बाद में हम बात करेंगे कि एक ईएसयू कितने के बराबर होता है? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू आपको 1 कूलाम देता है, यानी बहुत ज्यादा छोटा हो गया 1 कूलाम को। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, इस पे क्या क्वेश्चन बना था? सीजीएस यूनिट में जो चार्ज की यूनिट है वो क्या है? ईएसयू, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। और कई बार कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट या सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है ईएसयू, स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन। ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट्स है। और कितनी होती हैं? एक ईएसयू किसके बराबर है? ये 3 × 10⁹ को यहां नीचे ले जाए तो 1 / 3 × 10⁹ कोई डाउट? ईएसयू के बाद में एक यूनिट कई बार काम में ली जाती है, ईएसयू जैसी है, नाम थोड़ा मिलता जुलता सा, जिसको हम बोलते हैं ईएमयू। क्या बोलते हैं? ईएमयू। नाउ व्हाट इज दिस ईएमयू? ये को ना तो सीजीएस में आता है और ना ही ये आपका एमकेएस में आता है, ना ही एफपीएस में आता है। ये अलग ही एक यूनिट है, क्योंकि क्या इतने तरीके के साइंटिस्ट हैं, वो इतने तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो सब अपने हिसाब से कुछ यूनिट निकाल देते हैं। तो ऐसे ही चार्ज की एक यूनिट और होती है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम के। किसके बराबर होता है? 10 कूलाम के। ईएमयू को एक नाम और दिया जाता है, कई बुक्स में भी दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कौन सा कूलाम? ए बी कूलाम। इस ए बी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसका नाम ही ए बी है। तो एक ईएमयू का दूसरा नाम क्या होता है? ए बी कूलाम। ए बी डॉट सी से डिनोट किया जाता है, ए और बी स्मॉल लिए जाते हैं इसमें। ठीक है। ये सब किसके बराबर होते हैं? 10 कूलाम के। ठीक है। और अगर मैं आपको ईएमयू और ईएसयू में भी रिलेशन पूछूं या तो यहीं से निकाल लेंगे आप। कूलाम को हटा के आप जब लेकर आएंगे क्या? ईएसयू तो 3 × 10⁻⁹ आएगा, लेकिन एक 10 पहले से है तो 10 की पावर 10 हो जाएगी, तो 3 × 10⁻10
ESU, ये आपके पास हो जाता है इन सब में रिलेशन। तो चार्ज की यूनिट्स में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट? कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ज की कुछ ऐसी यूनिट्स जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, क्योंकि कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है, कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो आप इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि जो छोटी यूनिट्स है वो कौन सी है। मिली कूलाम, जो कि होती है 10⁻³ कूलाम के बराबर। माइक्रो कूलाम, जो कि होती है 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। नैनो कूलाम, जो कि होती है 10⁻⁹ कूलाम के बराबर। और एक और काम मिल जाती है पीको कूलाम, पीसी, 10⁻12 कूलाम। ठीक है, ये चार्ज की यूनिट्स है, इससे ज्यादा यूनिट्स आपके काम में नहीं आएंगी जो आपसे नहीं पूछी जाती। ठीक है, आई होप नो डाउट यूनिट्स और डायमेंशंस में इतना ही। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे यूनिट डायमेंशन से एक चीज और बता दूं आपको, मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा था कि किसी भी चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। मैंने आपको आंसर बताया था ESU। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्या होनी चाहिए? EMU, बिल्कुल भी नहीं। एक और यूनिट है जो हम मिस कर गए, वो है फ्रैंकलिन, सॉरी फेराडे। कौन सी? फेराडे। This is the largest unit of charge, और ये किसके बराबर होती है? एक फेराडे 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम्स के बराबर होती है। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट्स पे एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? ESU। ठीक है, और विच इज द लार्जेस्ट यूनिट? फेराडे। कोई डाउट यहां तक? राइट, देन हम यूनिट्स को स्किप करके आगे चलते हैं। देन आपके पास आ जाता है यूनिट्स डायमेंशन के बाद में जो आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यूनिट्स हो गया, डायमेंशन हो गया, हमने इफेक्ट्स ऑफ मास देख लिया। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधा किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या कहती है आपके? प्रॉपर्टीज में पहले लिखना बाद में, पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी, वो होती है एडिटिविटी। क्या होती है? एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या? कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकाला जाता है तो चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज रियल नंबर्स। चार्ज को आप रियल नंबर्स की तरह जोड़ या घटा सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो जोड़ दीजिए, नेगेटिव है तो घटा दीजिए। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, इसके पास 10 कूलाम, -5 कूलाम और -3 कूलाम के 3 चार्ज हैं। क्वेश्चन ये आ जाए कि टोटल चार्ज कितना है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, जितना चार्ज है उसको ऐड कर दो, प्लस वाले उनको ऐड कर दो, नेगेटिव को माइनस कर दो। तो 10 -3 -5 क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास कितना आ जाएगा? -5 and -3 gives -8 and 10 - 8 gives 2 कूलाम। तो इसका रियल, इसमें टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 2 कूलाम हो जाएगा। तो जो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, वो आपसे क्या कहती है? वो आपसे यही कहती है कि चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज रियल नंबर्स। क्लियर है? एडिटिविटी के बाद जो चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, हमने चार्ज की पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, एडिटिविटी। फिर हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन शब्द बहुत बार सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, छोटी क्लासेस में खूब बार पढ़ा है। कंजर्वेशन का मतलब सीधा सा है कि चार्ज ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अगर मैं कहता हूं मैंने किसी बॉडी को चार्ज किया है, तो मैंने उसमें कोई नया चार्ज डेवलप नहीं किया, मैंने उसमें कोई नया चार्ज बनाया नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मैंने किसी बॉडी को अनचार्ज किया, तो मैंने उसके चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया। चार्ज ना तो बन सकता है ना ही खत्म हो सकता है। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इस बोर्ड को मैंने 10 कूलाम का चार्ज दे दिया, तो दिया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से लेके दिया होगा। 10 कूलाम का चार्ज कहीं ना कहीं से निकला होगा। अगर ये बोर्ड पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो कोई बॉडी होगी जो नेगेटिवली चार्ज हुई है। चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होता है एक जगह से जगह, बाकी वो क्रिएट नहीं हो सकता। राइट, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद जो आपके पास अगली प्रॉपर्टी आती है, वो आती है इनवेरियंस। क्या आती है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज।
ये आपका जो इनवेरियंस ऑफ चार्ज है ये क्या कहता है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज ये इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बॉडी है, ये मार्कर, इसके पास 10 कूलाम का चार्ज है, ये रेस्ट की कंडीशन में, अगर ये चलने लग जाए तो चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी बॉडी पे रेस्ट की पोजीशन में जो चार्ज है और मोशन की पोजीशन में जो चार्ज है वो बिल्कुल सेम होता है। मतलब रेस्ट और मोशन से चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अब इनवेरियंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, वो क्या आती है? वो आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? देखते हैं। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज की जो सबसे बेसिक जो क्वांटिटी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे प्रोटॉन भी तो है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हम जब किसी बॉडी को चार्ज या अनचार्ज करते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में डील करते हैं, प्रोटॉन्स को हम नहीं छेड़ते हैं। तो आप किसी बॉडी को या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, आप किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं, तो आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं, करोड़ दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हमने उसको n इलेक्ट्रॉन्स दिए, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो उस बॉडी का टोटल चार्ज कितना हो गया? आपने उसको n इलेक्ट्रॉन्स दिए, n मल्टीप्लाइड बाय E, और ये माइनस का निशान अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो। और अगर आपने उसे इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो आप ऐसे ही 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, कई निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमने n निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? प्लस n। यानी कि किसी भी बॉडी का चार्ज प्लस माइनस n e के बराबर होगा, जहां e क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n क्या है? एक कंप्लीट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपके पास अभी तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई कि आप किसी बॉडी में से आधा इलेक्ट्रॉन काट के बाहर निकाल लें ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप या तो पूरा निकालेंगे या निकालेंगे ही नहीं। तो मैं अगर इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी के टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करता हूं तो मुझे हमेशा पूरा एक नंबर मिलेगा, पूरा एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, पॉइंटों में नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है, कोई डाउट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इज इट क्लियर? अब इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मैं चलता हूं, अपने पीछे एक टॉपिक किया था इफेक्ट ऑन मास, जिसमें मैंने कहा था क्वांटाइजेशन में मैं क्रैक करूंगा आपके पास कि n कैसे निकलता है। ठीक है, मान लीजिए किसी बॉडी के पास टोटल चार्ज, आपने किसी बॉडी को प्लस q का चार्ज दिया। मैं अपने क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके बार बार इसे लिख सकते हैं। द क्वेश्चन इज, इफ अ बॉडी इज गिवन चार्ज q, अगर आपने किसी बॉडी को कैपिटल Q चार्ज दिया है, इफ बॉडी इज गिवन चार्ज कैपिटल Q, then the effect on its mass will be, पहली बात, चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मास क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा? इसको आप ध्यान से समझेंगे। Q की वैल्यू कितनी है बेटा? अभी अभी मैंने बताया क्वांटाइजेशन में Ne, ठीक है, Ne है, तो यहां पे आपके पास n की वैल्यू कितनी आती है बेटे? Q अपॉन E। उस बॉडी के टोटल चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया तो हमें n मिल गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हमने उससे लिए हैं। तो उसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए माइनस का साइन। कितना कम हो जाएगा? मैंने वहां आपको फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था? n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू आपके पास कितनी है? Q इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो अगर आप किसी बॉडी को Q पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास कितना घट जाएगा? Q अपॉन E इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अगर नेगेटिवली चार्ज करता तो उसका मास बढ़ जाता, यहां प्लस का साइन आ जाता। क्वांटाइजेशन, आई होप इट्स क्लियर इनफ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ क्वांटाइजेशन पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड लेवल के भी हैं, कंपटीशन लेवल के भी हैं, वो डिस्कस करूंगा। राइट, उससे पहले तक, इसके बाद हम कूलाम में एंटर कर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कूलाम्स में एंटर करने से पहले आपको ये सारी चीजें जो मैंने आज तक के लेक्चर में समझाई अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पूरा हम क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वील मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय देन।